2024 की पिक्चर क्या होगी, इसकी पूरी तस्वीर 23 के 3 राउंड के चुनावों में दिखेगी। इन 3 राउंड का रोड मैप आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फाइनल कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आज बीजेपी के लोगों को मंत्र भी दिया और यह भी बतलाया कि 9 राज्यों में जीत का फॉर्मूला क्या है। बीजेपी ने संकल्प लिया है कि 9 के 9 राज्यों में जीत हासिल करनी है। मोदी ने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, मेहनत करना है, लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, लेकिन बेवजह की बयानबाजी नहीं करनी है। बीजेपी ने जो संकल्प लिया है वो टारगेट कैसे अचीव होगा, 9 राज्यों की फुल पिक्चर समझाने वाली ये रिपोर्ट देखिए। 23 के 3 राउंड में 24 का पूरा बैटल ग्राउंड छिपा है। फर्स्ट राउंड फरवरी से मार्च के बीच, सेकंड राउंड अप्रैल से मई के बीच और थर्ड राउंड साल के अंत में। इन तीनों राउंड में 9 राज्यों का पॉलिटिकल मैप नई शक्ल ले सकता है। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना। ये वो 9 राज्य हैं जहां इस साल अलग अलग 3 राउंड में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी ने संकल्प लिया है कि 23 के सारे चुनाव जीतने हैं, सभी 9 राज्यों में जीत हासिल करनी है। लेकिन ये टारगेट अचीव कैसे होगा, इसके लिए मोदी का मैकेनिज्म क्या होगा, बीजेपी की प्लानिंग क्या होगी, इसका फॉर्मूला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता से बताई कि हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। आज भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों तक पहुंची है, लेकिन कहीं पर अगर कोई कमी है तो उसको भी दूर करना होगा। और साथ साथ ये भी संदेशा उन्होंने दिया कि ये सारी चीजें करते हुए केवल वोट की चिंता मत कीजिए, वोट के लिए ये सारी चीजें मत कीजिए, हमें देश और समाज को बदलना है, ये हमारा कर्तव्य है। कोई वोट दे या न दे, अगर हम इस सामाजिक काम को आगे करते जाएंगे, लोगों को जोड़ते जाएंगे, तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। जिन 9 राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं, उनमें से 3 राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है। नागालैंड और मेघालय की सत्ता पर रीजनल पार्टीज काबिज हैं, लेकिन बीजेपी वहां भी अलायंस पार्टनर है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस की सत्ता है। लेकिन गुजरात की अभूतपूर्व जीत के बाद बीजेपी अब इन सभी राज्यों में विजय रथ दौड़ाना चाहती है। गुजरात ने बीजेपी के लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। बीजेपी अब उससे आगे बढ़ना चाहती है। 23 के चुनावों में वैसा ही करिश्मा दोहराना चाहती है। हमने बिहार में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट प्राप्त किया। महाराष्ट्र में भी एनडीए को गिन लें तो हम फिर से चुन कर आए। हरियाणा में भी हमारी सरकार बनी। इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, आसाम, गुजरात, इस सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीट से 77 सीट का बहुत बड़ा फासला एक ही 5 साल में तय किया। और हम तमिलनाडु और दक्षिण के राज्यों में भी, तेलंगाना में भी एक ताकत बनकर धीरे धीरे सैन उभर कर आ रहे हैं। गुजरात के अंदर 156 सीटों के साथ गुजरात ने चुनाव के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 53% मत और 156 सीटों के साथ हमने प्रचंड विजय हासिल किया। 2023 के इलेक्शन सीजन की शुरुआत भले ही नॉर्थ ईस्ट से होगी, लेकिन 24 के लिहाज से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक सबसे इंपॉर्टेंट राज्य हैं। शुरुआत मध्य प्रदेश से करते हैं। मध्य प्रदेश में साल के अंत में चुनाव होने हैं। चुनाव में अभी 11 महीने की दूरी है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर तमाम तरह की अटकलें शुरू हो चुकी हैं। अभी से ये बातें शुरू हो गई हैं कि गुजरात वाला फॉर्मूला एमपी में भी लागू किया जाएगा।
मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान पर इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो साफ कह रहे हैं कि अगर पार्टी कहेगी तो उन्हें दरी बिछाने में भी कोई हर्ज नहीं है। शिवराज सिंह चौहान को लेकर अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में इन चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर हो सकती है, लेकिन पार्टी सोर्सेज का कहना है कि बदलाव को लेकर ये बातें हवा हवाई हैं। शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। पार्टी के सबसे ज्यादा विधायकों का सपोर्ट अभी भी उन्हीं के पास है। कमलनाथ भी इस वक्त सुपर एक्टिव हैं, वादों की झड़ी लगा रहे हैं। 1 रुपए यूनिट बिजली, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, पुलिस वालों को वीकली ऑफ, ऐसे तमाम वादे खुद किए जा रहे हैं। पार्टी हाईकमान चुप है, लेकिन कमलनाथ खुद को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं, अपनी होर्डिंग लगवा रहे हैं। कमलनाथ को उम्मीद है कि जैसे पिछली बार उन्हें इसका फायदा हुआ था, इस बार भी वैसा ही हो सकता है। 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस को 230 में से 114 सीटें मिली थी, बीजेपी को सिर्फ 109 हासिल हुई थी। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के सपोर्ट से सरकार बनाई थी, लेकिन 1.25 साल बाद ही कांग्रेस में बगावत हो गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों समेत कुल 22 विधायक बीजेपी में चले गए। कमलनाथ की सरकार गिर गई। उस वक्त शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री तो बन गए थे, लेकिन ये बात सबको मालूम है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट परसेंटेज का अंतर बहुत कम था। बीजेपी को 41.02% वोट मिले थे और कांग्रेस को 40.89% वोट मिले थे, यानी वोट परसेंटेज का अंतर सिर्फ 0.13% था। यह अंतर इतना कम इसलिए था क्योंकि रिजर्व कैटेगरी की 82 सीटों पर बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ था। चंबल और मालवा के ट्राइबल रीजन में बीजेपी का परफॉर्मेंस काफी कमजोर था। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार काफी पहले से ही ट्राइबल वोट पर फोकस कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2019 में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में गजब का परफॉर्मेंस दिखाया। लोकसभा की 29 में से 28 सीटें मोदी के फेवर में गई थी। – 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश के अलावा दूसरा राज्य जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच टफ फाइट थी, वो था राजस्थान। यहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों के वोट परसेंटेज 39% के आसपास थे। राजस्थान में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपसी लड़ाई। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 36 का आंकड़ा है। सचिन पायलट अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं तो गहलोत अपने। पायलट कह रहे हैं कि पेपर लीक के मामले में सही एक्शन नहीं हो रहा है। गहलोत कह रहे हैं कि अगर उनके पास किसी आरोपी का नाम है तो बताएं, सरकार जरूर एक्शन लेगी। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि दलालों पे नहीं, सरगनाओं पे कार्रवाई करो। कई किसान सम्मेलन भी हो रहे हैं। सरगना ही है, वो सरगना ही है जिनके ऊपर कार्रवाई करिए, और वो नाम बता देंगे हमें नेता लोग, तो हम उनके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई नेता इन्वॉल्व नहीं है। और जो गैंग बनी हुई है पेपर लीक करने वालों की, उन तक हम पहुँचे हैं। शिक्षा संकुल में क्या हुआ, वहाँ तक पहुँचे हैं, जेल गए लोग बाग, सब कुछ किया है। सचिन पायलट पार्टी में इंटरनल फाइट की बात को बार बार रिजेक्ट करते हैं, लेकिन जो कुछ बोलते हैं उससे उनके मन की बात सामने आ जाती है। पायलट कह रही हैं कि पद नहीं चाहिए, लेकिन सम्मान जरूर चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ और हमेशा मैं कहता आया हूँ कि वर्कर्स को मान सम्मान मिले। हर वर्कर को पद नहीं मिल सकता, लेकिन उसकी पूछ हो, उसकी भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो, और वो भी अपने क्षेत्र में, समाज में, इलाके में उन समस्याओं का समाधान कराने लायक बन जाए, ये उसके लिए ताकत होती है। और इसी बात को लेकर मैं बहुत बार अपनी बात जयपुर में रख चुका हूँ और मुझे लगता है उस दिशा में सरकार काम भी कर रही है। लेकिन जो अनुपात है रिटायर्ड ऑफिसर्स का पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट देने का और जो कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता हैं उनको अपॉइंटमेंट देने का, उसको अनुपात को बेहतर करने की ज़रूरत है। वर्कर्स से ज़्यादा अगर हम अधिकारी या कोई रिटायर्ड ऑफिसर्स को प्राथमिकता देते हैं तो कहीं ना कहीं वर्कर का मनोबल भी टूटता है। तो मेरा तो ये है कि अधिकारी अपना काम करें, सेवानिवृत्त हो जाएं तो उनको रिटायर होना चाहिए। ऐसा है, जरूरी नहीं है कि हर कार्यक्रम में हर वर्कर, हर नेता, हर प्रतिनिधि मौजूद हो। सब अलग अलग अपना काम कर रहे हैं और सबका उद्देश्य यही है कि सरकार दोबारा कैसे बने 2023 के अंदर। हम 3 में हारे, 13 में हारे, तो 23 में जीतना जरूरी है। राजस्थान में बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद इसलिए है क्योंकि राजस्थान एक स्विंग स्टेट है, यानी हर 5 साल बाद सत्ता बदल जाती है।
दूसरी बात यह कि वहां कांग्रेस के झगड़े में बीजेपी अपने लिए संभावनाएं देख रही है। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के सबसे ज्यादा दिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में बिताए। पार्टी में कदम कदम पर चुनौतियां हैं, झगड़े हैं, मनमुटाव है, लेकिन राहुल गांधी मोहब्बत की बात करते हैं और बीजेपी पर सवाल उठाते हैं। आज हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस आरएसएस और बीजेपी ने कंट्रोल कर दिए हैं और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर उनका दबाव है। प्रेस पे दबाव है, ब्यूरोक्रेसी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन पे दबाव है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। तो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो ये लड़ाई अब जो पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी वैसी लड़ाई नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है। अब ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस जो इन्होंने कैप्चर करे हैं उनके बीच और ऑपोजिशन के बीच में लड़ाई है। राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा था। भूपेश बघेल ने यहां 15 साल के रमन सिंह के शासन को खत्म करके सरकार बनाई थी। 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 43% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 33% वोट गए थे। कांग्रेस इस बार भी कॉन्फिडेंट है कि छत्तीसगढ़ में उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, लेकिन राजस्थान वाली दिक्कत यहां भी है। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच मतभेद खत्म नहीं हुआ है। कुछ दिनों पहले टीएस सिंहदेव ने यह कहकर पार्टी की टेंशन बढ़ा दी कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। खबर यह भी उड़ी कि बीजेपी उन पर नजर रखे हुए है, यानी बीजेपी अपनी सारी संभावनाएं वहां टटोल रही है और यही वजह है कि बीजेपी का नाम सुनते ही भूपेश बघेल तीखा रिएक्शन देते हैं। इनके पास कोई मुद्दे थे ही नहीं, 4 साल तक सोए रहे। अब चुनाव आ गया, 6 महीना बचा है, वहां से हंटर वाली चली गई, जामवाल जी भी असफल हुए। अब माथुर साहब आए हैं, वो इनको चाबुक लगा रहे हैं और दौड़ रहे हैं लोग। तो वो जहां तहां कहीं कहीं मुद्दे उठा रहे हैं। अभी जिस प्रकार से बोला ना कि रासुका लगा दिए, अरे आपके शासनकाल में तो 9 बार लगा और उसको अभियान चलाए हैं। भूपेश सरकार में अघोषित आपातकाल तो 9 बार लगाए थे, वो क्या था? तो ये इस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश लगातार। बीजेपी और कांग्रेस की जहां जहां सीधी फाइट है, उन राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद कर्नाटक का नाम आता है। दक्षिण में कर्नाटक इकलौता ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन 2018 के बाद यहां की पिक्चर बार बार बदली। चुनाव हुआ तो कमल खिला, बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन कुछ ही वक्त में येदियुरप्पा की कुर्सी चली गई। कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी, लेकिन चली नहीं। येदियुरप्पा एक बार फिर सीएम बने और फिर 2021 में बीजेपी ने येदियुरप्पा को हटाकर बोम्मई को सीएम बना दिया। येदियुरप्पा यहां बीजेपी के काफी मजबूत लीडर हैं। मोदी ये बात अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए पीएम मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में येदियुरप्पा से अलग से 15 मिनट तक बातचीत की। बीजेपी के लिए साउथ में सबसे बड़ा चैलेंज यहीं पर है। एंटी इनकम्बेंसी यहां बड़ा फैक्टर है। कांग्रेस को यहां पर सबसे ज्यादा उम्मीद है, लेकिन बीजेपी जानती है कि उसके लिए कर्नाटक और तेलंगाना ही दक्षिण का द्वार है। इसीलिए बीजेपी ने कर्नाटक के साथ तेलंगाना पर भी फोकस कर रखा है। 2018 में तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सिर्फ एक विधायक जीता था। इस बार बीजेपी यहां पूरी मेहनत कर रही है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी इसकी झलक नजर आई। तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने दिल्ली में अपना प्रेजेंटेशन दिया, उस पर डिटेल चर्चा भी हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।